भाई बहुत जनरल टॉपिक है। जैसे आज मैंने बताया था एक ऑप्शन, भाई ऐसा ऑर्गेनिक में आपको कई जगह देखने को मिलेगा, रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन, इसका क्या मतलब है वो मैं बता देता हूं। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, तुमने उस रिएक्शन में कुछ भी कराया, यहां जो आंसर आया वो आंसर आया मान लीजिए C+B। इधर क्या है उस पर भी फोकस नहीं करो, इधर जो आंसर आया वो 2 या 2 से ज्यादा आंसर हो सकता। अब मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो। अगर C और D स्ट्रक्चरल आइसोमर, अगर C और D क्या है मेरे भाई, स्ट्रक्चरल आइसोमर है। स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए। और ध्यान से सुनना, किसी एक का कंसंट्रेशन, किसी एक का, इनमें से कोई भी एक हो सकता, C भी हो सकता है, D भी हो सकता है, अगर दूसरे से ज्यादा है, ज्यादा डिफरेंस अच्छा खासा होना चाहिए, तो हम चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे रिएक्शन जो है वो रिजियो सेलेक्टिव। रिएक्शन इज रिजियो सेलेक्टिव। अब मेरे भाई ये बहुत आसान चीज है, आपको बड़ी टेक्निकल लग रही होगी। रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन, ध्यान से इसके नाम को सोचो। रिजियो सेलेक्टिव, रिजियो लिया गया रीजन, जगह, साइट, पोजीशन। रीजन सुना ना, रीजन, उस जगह से रिजियो। अगर कोई प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर रीजन को, साइट को ज्यादा सेलेक्ट कर रहा है तो रिजियो सेलेक्टिव। एग्जांपल से करते हैं, आइए एग्जांपल से। लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल। मैंने आपको दिया ये करो, आपने डाला HBr, तो बताइए ये प्रोडक्ट, ऑलमोस्ट ये प्रोडक्ट मिलेगी या नहीं। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग डेटा दे रहा हूं। ये एनसीईआरटी 12th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये 12th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन मिलेगा। ये एनसीईआरटी में ये भी थोड़ा बनाया हुआ है, लेकिन आपको ये पता है ये जो होगा ये मिलेगा आराम से अराउंड 90% और ये मिलेगा 10%। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स, तो सारी कंडीशन वैलिड, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं और इन दोनों में कोई एक डोमिनेट कर रहा है। मैंने भाई ये कैसी रिएक्शन होगी बताइए, रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। ऐसे हम बहुत सारी क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे मैं एक और चीज देता हूं, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है और मैंने आपको HBr दिया, तो मेरे भाई अब आप देख सकते हैं ये रिएक्शन नॉट रिजियो सेलेक्टिव, ये रिजियो सेलेक्टिव नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं चाहे HBr की जगह आप DBr ले लो, DBr फर्क नहीं पड़ता, HBr लो या DBr लो, D यहां Br यहां, या फिर D यहां Br यहां, बात बराबर है। ये दोनों प्रोडक्ट बराबर अमाउंट में होगी। ये नॉट रिजियो सेलेक्टिव। क्यों रिजियो सेलेक्टिव नहीं? अरे पहली बात तो 2 चीज नहीं बन रही है, अगर आप बनाओगे तो D यहां लगाओ या यहां लगाओ बात बराबर। तो तुमने सिलेक्शन कहां किया? 2 लोग हैं, मैंने एक चीज 50% इसे दे दी, 50% इसे दे दी, तो मैंने कोई सिलेक्शन नहीं किया भाई। मैंने एक को 70 दिया, एक को 30, अब सिलेक्शन हुआ। एक चीज को मैंने फेवर किया है, सेलेक्ट किया है। मेरे भाई रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन केवल इतना होता है। ऐसे ही मिलते जुलते नाम में एक नाम आता है मेरे भाई स्टीरियो सेलेक्टिव। मेरे भाई सेम है, अगर कोई रिएक्शन है और इसका कोई प्रोडक्ट है, ऐसा आपको वही करना है। गिवन दैट इस बार C और D स्ट्रक्चरल नहीं, स्टीरियो आइसोमर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? स्टीरियो आइसोमर। और अगर कोई एक दूसरे से ज्यादा है, अच्छा खासा डिफरेंस है, मेरे भाई आप देख सकते हैं रिएक्शन क्या हो जाएगी,
रिएक्शन वुड बी स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो सेलेक्टिव। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। मान लो किसी रिएक्शन में जो सी है और जो डी है, ध्यान से देखिए, मान लो सी बन गया आपका 50 या 49 और डी बन गया आपका 51%। आप देखें, हम इसे बोलेंगे नो स्टीरियो सेलेक्टिव। नो स्टीरियो सेलेक्टिव। दिमाग में रखो, सिंपल सी बात है। 49, 51, 50, 50। मेरे भाई, आपसे कोई बहुत ज्यादा ऐसा बीच में केस फंसा के नहीं पूछेगा। अच्छा, किसी ने कहा मान लो है 70 या ऐसा 65, 30। मेरे भाई ये है मॉडरेटली स्टीरियो सेलेक्टिव। मॉडरेटली स्टीरियो सेलेक्टिव। किसी ने कहा 95, 5। अरे भाई स्टीरियो सेलेक्टिव, बिंदास स्टीरियो सेलेक्टिव। एक ने कहा इसके बारे में क्या कहोगे? सोचो सोचो आप। हंड्रेड टू जीरो के बारे में क्या कहेंगे? मेरे भाई ये हो गया स्टीरियो स्पेसिफिक। ये क्या हो गया बताइए? ये एक ऐसा केस हो गया स्टीरियो स्पेसिफिक, जब एक यूनिक एक आंसर आ रहा है। 100 स्पेसिफिकली एक ही स्टीरियो आइसोमर आंसर आ रहा है। ये स्टीरियो स्पेसिफिक केस हो गया। तो मतलब आप देखिए, ये स्टीरियो सेलेक्टिव तो है ही, इसे स्टीरियो सेलेक्टिव तो बोलेंगे ही, बट ये एक स्पेसिफिक केस है, इसलिए स्टीरियो स्पेसिफिक। मेरे भाई ये याद रखिएगा, नोट में हम इसे लिख सकते हैं। ईच स्टीरियो स्पेसिफिक केस इज स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो सेलेक्टिव, but reverse is not true. Reverse is not true. सच नहीं है, रिवर्स उल्टा सच नहीं। मेरे भाई ये वो टर्म था जो उस क्वेश्चन में था और ये इंपॉर्टेंट है, ये आप अपनी थ्योरी कॉपी में लिख लीजिएगा। और अब हम स्टार्ट करेंगे, बहुत ही कॉमन रिएक्शन का सेगमेंट है जो आईआईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो करने के बाद जब वो खत्म हो जाएगा तो हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। आइए, ये सेगमेंट में हटा रहा हूं, ये सेगमेंट वीडियो सेलेक्टिव, और इसके एग्जांपल्स कर रहे हैं। कुछ एक एग्जांपल्स ले लीजिए, इसके एग्जांपल्स तो कर ही नहीं। मान लीजिए मैंने आपको ये दिया, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डी लगा है, यहाँ एच लगा, कायरल सेंटर ऊपर डी है, नीचे एच, और मैंने कहा यहाँ HBr ले। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, ये डबल बॉन्ड है, मैंने यहाँ लगा दिया टर्सरी ब्यूटाइल अप साइड। टर्सरी ब्यूटाइल आप जैसा होता है बड़ा वाला, और इस पर आपने कर दिया HBr। अब आप सोचो कितना सिंपल, क्या HBr इस पे जोड़ोगे? जोड़ोगे HBr? बताना जरा। ये सेंटर तो आपने टच किया ही नहीं है, तो ऐसे ही रहेगा, ये तो बिल्कुल ऐसे रहेगा। क्या आपको पता है बीच में ऐसा केटायन बनेगा? यहां एच आ जाएगा, बीच में केटायन बनेगा। अब इस केटायन पे Br टॉप बॉटम दोनों टैग करेगा। जब Br टॉप से आएगा तो उसे D मिलेगा, ऊपर H भी मिलेंगे बहुत सारे, और इस कार्बन पे D मिलेगा। लेकिन जब Br इस पर नीचे से आएगा तो उसे हर कार्बन पे H मिलेगा। लेकिन यही क्वेश्चन यहां सोचो, जब Br ऊपर से आएगा, ऊपर कौन मिलेगा? बहुत बड़ा वाला ग्रुप, और वो ऊपर से Br के आने के चांसेस को घटा देगा। मेरे भाई आप खुद सोच सकते हैं, अगर मैं आंसर्स बनाऊं तो देखिएगा जरा, ये टर्सरी ब्यूटाइल है, ये H है, इसका ये आंसर जो है BrH, और एक आंसर और जो आएगा, सारे लोग देखिए, यहाँ मिथाइल है, सॉरी ये मिथाइल और ये Br, इसमें ये वाला प्रोडक्ट काफी ज्यादा बनेगा,
ये वाला काफी कम बनेगा, Br ऊपर से आने में कंफर्टेबल नहीं होगा। जबकि यहां अगर हम बात करें, यहां Br के ऊपर और नीचे आने में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा कंसंट्रेशन में, क्योंकि आप देख सकते हैं डी और एच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप बताइए, ऊपर वाली रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, ये जो रिएक्शन है 1 2 हो चुका था, ये 3 ले लीजिए और ये 4। तो क्या आप देख पा रहे हैं थर्ड रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं है। क्या मैं लिख रहा हूं, एग्जांपल 3, एग्जांपल 4, सारे लोग देखना। अगर मैं बात करूं स्टीरियो सेलेक्टिव, तो मेरे भाई थर्ड स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं है, जबकि फोर्थ स्टीरियो सेलेक्टिव है, क्योंकि यहां दोनों के प्रोडक्ट में अच्छा खासा डिफरेंस है। वहीं अगर मैं बात करूं रिजियो सेलेक्टिव, तो मेरे भाई आप देखें दोनों रिएक्शन रिजियो सेलेक्टिव, दोनों रिएक्शन रिजियो सेलेक्टिव, क्योंकि बताइए इन दोनों कार्बन में Br ने ये वाला ज्यादा सेलेक्ट किया है या नहीं? अरे ये तो डबल बॉन्ड पर एडिशन तो रिजियो सेलेक्टिव था ही, डबल बॉन्ड पर एडिशन तो रिजियो सेलेक्टिव, दोनों रिएक्शन रिजियो सेलेक्टिव हैं, फोर्थ वाली स्टीरियो सेलेक्टिव है। एक एग्जांपल देता हूं स्टीरियो स्पेसिफिक, एग्जांपल नंबर 5, सारे देखो। ये है ट्रांसब्यूटून और ये आपने Br2 डाला। क्या याद है आपको, ट्रांस प्लस एंटी क्या बनता है, मीजो एराइथ्रो, याद आया क्या? मेरे भाई आप देखें ये स्पेसिफिक हो गया, ये स्पेसिफिक आइसोमर हो गया, 100% देखो ये बन रहा है, 100% ये बन रहा है। लास्ट रिएक्शन क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक। लास्ट रिएक्शन क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो स्पेसिफिक। ये हमने एग्जांपल्स भी कर लिए, आप देख सकते हैं, देख लो इसे ध्यान से। ओके, मैं इसे हटा रहा हूं भाई लोग। ठीक है, चलिए जनरल रिएक्शन से बहुत बहुत ऑब्वियस रिएक्शन है, उन्हें करने जा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी। मैं लिख रहा हूं कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पॉइंट, रिएक्शन विद, मेरे भाई महा इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये आईआईटी हर साल पूछता है, ये आईआईटी हर साल पूछता है, हर साल, बहुत ऑब्वियस भी है। रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन को मैंने ऐसे कैटेगराइज कर दिया, आपको पता है प्राइमरी अमीन में NH2 होगा, प्राइमरी अमीन में NH2 होगा। अब एक और चीज होगी, कोई एक चीज कोई और होगी, उसे हमने जेड लिख दिया। कोई कॉन्सेप्ट या रॉकेट साइंस नहीं है, सर जेड क्यों लिखा, हम आर लिखे तो लिख लो आर, बी सी डी ई एफ जी एच 26 अल्फाबेट में जो बना है वो लिख लो। ये NH2 होना चाहिए साथ में आपके, ये वेरी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन कौन करेगा, रिएक्शन कार्बोनाइल सी डबल बॉन्ड। मेरे भाई जितना हो सकता है उतनी बार इसके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। आइए अब इस रिएक्शन के बारे में सारे सीक्रेट आपको बता। जब इसके सामने कोई भी ऐसा कंपाउंड आता है NH2Z टाइप, मेरे भाई ये कंपाउंड जल छोड़ देता है, क्या छोड़ देता है, जल, और आपको मिलता है C डबल बॉन्ड NZ। सारे लोग देखो, ये आंसर खत्म, मैं जेड वेरी करता रहूंगा, ये आंसर फिक्स रहेगा आपका, जेड बदलते रहना बस, इधर भी इधर भी। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में एक मजेदार चीज होती है, रिएक्शन के एरो के
ऊपर या नीचे लिखा होता है पीएच 4.5 to 6, क्या लिखा होता है भाई लोग, पीएच 4.5 to 6। इसका क्या मतलब है, इस रिएक्शन के दौरान हम इसके बीच की एक पीएच वैल्यू मेंटेन करते हैं, इसके बीच की एक पीएच वैल्यू मेंटेन करते हैं। क्या आपके दिमाग में आ गया कि यार ये तो एसिडिक कंडीशन है, पीएच 7 से कम है, एसिडिक कंडीशन है। हाँ, लेकिन हम उस H+ के कंसंट्रेशन को कंट्रोल्ड स्टेज में यूज करते हैं, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा। देख लो 4.5 to 6। अब ये वैल्यू तो एक्सपेरिमेंटली आई होगी, लेकिन हम बात करेंगे कि सिरिंज में रखने का क्या फायदा होता है, क्या नुकसान, सब बात करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो पूरी ऑर्गेनिक में वैलिड है, इसलिए ध्यान से सुनो। आइए मेरे भाई शुरुआत यहीं से करते हैं, व्हाई दिस कंडीशन इज यूज्ड। ठीक है, तो चलो मैं आपको मैकेनिज्म पर लेकर चलूं। उससे पहले एक छोटा सा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है, मान लीजिए आपने क्या किया, आपने 100 कुछ भी 100 चीज खरीद लिया। मान लीजिए आपने 100 पेन खरीद लिए या कुछ भी 100 चीज खरीद ली। अब आपने उसे खरीदा है 100 चीज को 10,000, और अब आप उसे बेचने बैठे, अब आप उसे बेचने जा रहे हैं और आपने कहा कि 10 गुना मुनाफा कमाऊंगा, और आपने 1 लाख रुपए में उसे बेचा। अब आप बैठे हैं, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा। अरे तो बुद्धिमानी किस चीज में है, मुनाफा कम कर लो, 10,000 का लाए हो 20,000 में बेच लो, जल्दी बिक जाएगा, दोबारा ले आओ फिर बेच। सुनना क्या मतलब है इसका मेरे भाई, सारे लोग देखना, सारे कार्बोनाइल ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल होता है। यहां नाइट्रोजन पर लोन पेयर होने की वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक। अच्छी बात है, इलेक्ट्रोफाइल के पास न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा तो कौन आएगा भाई, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल। बट प्रॉब्लम क्या है, ये भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल, और ये भी न्यूट्रल है। मेरे भाई ये इलेक्ट्रोफाइल है लेकिन ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है लेकिन ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो अब रिएक्शन के रेट को कैटलाइज करने के, या तो मैं इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाऊं, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ाऊं, या इसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ाऊं। तो एक काम तो करना, या तो इसके इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ाऊं या इसके इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ाऊं। तो एक काम करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए थोड़ा रिस्क लिया जाता है, थोड़ा रिस्क लिया जाता है। भैया यार ऐसे तो रिएक्शन स्लो 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 पता नहीं कब तक होगी। एसिडिक कंडीशन पीएच 7 से कम लेने का प्रयास होता है। पीएच 7 से कम लेने का फायदा क्या है वो बताओ मेरे भाई, मुझे बताओ। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाना चाहता हूं, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, तो इस कार्बन पर मतलब सीधा सीधा ये हो गया ना, इस कार्बन पे प्लस बढ़ा दो, इस कार्बन पे पहले कुछ प्लस होगा। मैं कह रहा हूं मैं इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाना चाहता हूं, पार्शियल प्लस है यार, है तो ओवरऑल न्यूट्रल ही, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने का मतलब है इसका प्लस बढ़ाना। इसका प्लस बढ़ाने का मतलब है ऑक्सीजन और ज्यादा खींचने लगे तो प्लस बढ़े। मैंने ऑक्सीजन से कहा है ऑक्सीजन चलो और ज्यादा खींचो, ऑक्सीजन ने कहा सर क्या बात करते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलराइजेशन के एक्सटेंट से ज्यादा मैं खींच नहीं सकता, आपके कहने से थोड़ा खींचने लगूं। मैंने कहा तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की दुहाई दे रहे हो, कह रहा हाँ। मैंने कहा तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा दूं तो, उसने कहा तो ज्यादा खींच लूंगा। पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है। सुना मेरे भाई, जो पीएच लेस देन 7 पर H+ होते हैं, वो H+ इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में इस ऑक्सीजन पर अटैक कर जाता है। और अब आप सारे देख सकते हैं यहां प्लस आने की वजह से यहां की इलेक्ट्रोफिलिसिटी और बढ़ गई, क्योंकि ये इसका पोलराइजेशन और तेज हो जाएगा, और तेज। समझो मेरे भाई, ये है आपका इलेक्ट्रोफिलिक, ये है आपका मोर इलेक्ट्रोफिलिक। समझो बात को समझो, ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक। पूरी ऑर्गेनिक में नोटिस करना, अगर दोनों न्यूट्रल हैं, पीएच लेस देन 7 लेना
कंपल्सरी हो, लिखा हो ना लिखा हो, pH लेस देन 7 ले लें। देखो अब आप कहोगे इसमें तो फायदा है, अच्छी बात है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई, नाइट्रोजन खटाखट अटैक करेगा, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन इसमें कुछ नुकसान भी होगा, वो नुकसान समझो। अगर H+ आपका ऑक्सीजन का लोन पेयर ले रहा है तो क्या ऑक्सीजन आपके नाइट्रोजन के लोन पेयर को ले रहा होगा या नहीं ले रहा होगा? डेफिनेटली लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन से जल्दी तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे। तो मेरे भाई NH2Z, ध्यान से सुनना, बहुत लाख टके की बात है, सारे लोग देखो, H+ जो आपने लिया है वो H+ इन मॉलिक्यूल्स को ये बनाएगा या नहीं बनाएगा? मेरे भाई ये न्यूक्लियोफिलिक थे और ये क्या हो गए? लेस या नॉन न्यूक्लियोफिलिक। अबे इसका लोन पेयर तो खा गया H+, तो फायदा है तो थोड़ा नुकसान भी। H+ ने अगर यहां आकर इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाई है तो वो कई न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल्स को नलीफाई कर देगा, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी खराब कर देगा। मेरे भाई तुम्हारा सामान रखे रखे खराब हो जाए, इससे अच्छा थोड़े बहुत घाटे में बेच लो। मेरे भाई मान लो ये पहले 1000 मॉलिक्यूल्स थे और ये 1000 मॉलिक्यूल्स थे, 1000 मॉलिक्यूल्स, 10 दिन हो गए, 5 मॉलिक्यूल इसके 5 मॉलिक्यूल इसके रिएक्शन करके आगे जा, अपना पेशेंस लेवल जवाब दे गया, अपन ने H+ ले लिया 7 से नीचे, माना इसके 100-200 मॉलिक्यूल बर्बाद हो गए, लेकिन 800 मॉलिक्यूल ने खटाखट रिएक्शन दे दी। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो फायदा है, नुकसान भी है, हम दोनों का जिक्र करेंगे। अब आप सोच सकते हो कि पीएच को बैलेंस क्यों किया गया। अगर पीएच इससे भी कम हो जाए, 4.5 से भी कम हो जाए पीएच, तो सिस्टम में H+ खूब सारे हो जाएंगे, और अगर सिस्टम में H+ खूब सारे हो गए तो ये रिएक्शन पूरे न्यूक्लियोफाइल को बर्बाद कर देगा। क्या समझ रहे हैं? अब इसका दोनों रेंज समझो, ये आउटर लिमिट इसके लिए, इससे कम इससे ज्यादा पीएच करोगे, आपको पता है पीएच ज्यादा तो H+ कम, पीएच कम तो H+ ज्यादा, इतना तो पता होगा। अगर पीएच इससे ज्यादा हुआ तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी नहीं बढ़ पाएगी, और अगर पीएच इससे कम हुआ आपके न्यूक्लियोफाइल कम बचेंगे सिस्टम के अंदर, बाकी की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। So there must be a balance between pH values. इसके बीच की एक वैल्यू लेते हैं जिसमें इससे भी फायदा हो और वहां भी ज्यादा नुकसान ना हो। मेरे भाई ये थियोरेटिकल चीज है, रिएक्शन में ऐसा बहुत ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। चलो रिएक्शन करते हैं। ओके, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ चुकी है, अब बताओ क्या होगा, कौन आएगा? NH2Z। सारे लोग देखो, ये कहां अटैक करेगा, बताओ कहां पर? क्लियरली आपको दिख रहा है, यहां अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा, क्या मिलेगा? OH मिलेगा, और N पर ये मिलेगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, यहां प्लस पे नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, N। अब बताओ ये क्या छोड़ देगा? H+ छोड़ देगा, और बनने वाली चीज को देखो, OH NH। सिस्टम में H+ है, अब ये H+ कहां अटैक करेगा आप खुद सोचो। लोन पेयर यहां भी है, लोन पेयर यहां भी है, कॉमन सेंस है अटैक नाइट्रोजन पे करना चाहिए, लेकिन अगर नाइट्रोजन पे अटैक कर गया तो रिएक्शन पीछे आ जाएगी, रिएक्शन पीछे आ जाएगी। तो मेरे भाई क्या आप समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन देगा नाइट्रोजन की जगह, और सारे लोग देखिएगा बहुत मजेदार है, जल छोड़ देगा। ये क्या छोड़ देगा? जल। जल है कि मानता नहीं, जल छोड़ देगा। तो कार्बन पर जो प्लस आएगा, मतलब नाइट्रोजन उससे इलेक्ट्रॉन दे देगा, कार्बन पर जो प्लस आएगा नाइट्रोजन उससे इलेक्ट्रॉन दे देगा, नाइट्रोजन उससे इलेक्ट्रॉन देगा। सारे लोग देखो, क्या आपके सामने ये आया या नहीं? बोलो ये आया या नहीं? और यू कैन नॉट कंज्यूम कैट, कैट को कंज्यूम नहीं किया जा सकता, ये H+ रिलीज कर देगा। H+ दिया था ना तुमने यार, क्या चाहते हो भाई? अरे बधाई हो, बधाई, आंसर आ गया।
सारे लोग एक एक नजर गड़ा कर देख लो यार, और हम नोट में लिखने वाले हैं बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें, बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें। तुमने यहां एडिशन किया है और फिर एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट किया है, सो इट इज कॉल्ड एडिशन एलिमिनेशन, सम सॉर्ट ऑफ एडिशन एलिमिनेशन। चलिए, तो इस रिएक्शन में मैं नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो। इफ प्राइमरी अमीन इज यूज्ड, सारे लोग देखो, प्राइमरी अमीन इज यूज्ड, अगर प्राइमरी अमीन है तो बताओ प्रोडक्ट में कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आएगा या नहीं आएगा? देन प्रोडक्ट वुड हैव क्या? सी डबल बॉन्ड एन, प्रोडक्ट में सी डबल बॉन्ड एन होगा। सेकंड पॉइंट, why एसिडिक कंडीशन इज रिक्वायर्ड, ध्यान से सुनेंगे। एसिडिक कंडीशन रिक्वायर्ड होती है ताकि वो कार्बोनाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा सके। ध्यान से देखो, pH less than 7, pH less than 7 is used, ध्यान से सुनेंगे, to increase इलेक्ट्रोफिलिसिटी। पूरी ऑर्गेनिक में ये लाइन वैलिड है, याद रखना, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल, ऑफ कार्बोनाइल, सारे देखना बहुत मजेदार है, कार्बोनाइल कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाने के लिए। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, अगर पीएच का ये रेंज पर हम बात करने जा रहे हैं, एक बार मैं बात करूंगा पीएच इक्वल टू 4.5 पर, और एक बार मैं बात करूंगा पीएच इक्वल टू 6 पर, ठीक है? तो सोचो और ध्यान से सोचो, सारे लोग ध्यान से सोचो। एट पीएच इक्वल टू 4.5, प्लीज आप सारे लोग ये सोचकर बताओ, पीएच अगर 4.5 है तो आरडीएस कौन सा स्टेप होगा? सोच कर बता, अगर पीएच 4.5 है तो आरडीएस कौन सा स्टेप होगा? सोचिए। अगर पीएच 4.5 है तो आरडीएस कौन सा स्टेप होना चाहिए? चलो मुझे बताओ, पीएच इक्वल टू 4.5 पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? हायर। H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज हायर, H प्लस आयन कंसंट्रेशन हायर हो गया तो बताओ ये वाली रिएक्शन डोमिनेट होगी या नहीं होगी? बोलो ये वाली रिएक्शन डोमिनेट होगी या नहीं होगी? यानी कि इफेक्टिव, सारे लोग देखना, इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ NH2Z डिक्रीजेस, इसका जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर जाएगा बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन। ध्यान से देखिए, बिकॉज ऑफ, अब ये रिएक्शन तो आपको पता ही है दोस्त, इसमें क्या रॉकेट साइंस में आपको बताऊं, ये H प्लस ज्यादा है तो ये आपके न्यूक्लियोफाइल को कुछ हद तक कंज्यूम कर लेगा, कंज्यूम, हेंस इसका अटैक स्लो होगा क्योंकि इसके इफेक्टिव कंसंट्रेशन कम हो गए हैं, तो यहां पर सेकेंड चेंज काफी स्लो हो जाएगा। हेंस स्टेप 2, सारे लोग देखेंगे, स्टेप 2 इज आरडीएस, स्टेप 2 आरडीएस, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, तीसरा, चौथा और ये पांचवा और ये आखिरी में छठा। स्टेप 2 आरडीएस है, सारे देखें, स्टेप 2 आरडीएस। ये रिएक्शन में वहां लिख चुका हूं इसलिए यहां से हटा, ठीक है? फोर्थ पॉइंट देखना, फोर्थ मजेदार पॉइंट। अब मैं बात करूंगा पीएच इक्वल टू 6 पर, एट पीएच इक्वल टू 6, अगर पीएच 6 है तो बताओ अब H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, H प्लस आयन इज हायर, चाहिए कॉमा लगा देना यहां पर, आई, तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ? H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज लो, ये कम होगा। तो मेरे भाई तुमने H प्लस यहां यूज किया, ये तो समझ में आता है, दोबारा H प्लस यहां यूज किया, दोबारा H प्लस यहां यूज किया, और अगर H प्लस आयन कम होगा
ये वाला स्टेप जो है ये स्लो रहेगा क्योंकि H प्लस आयन इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं होंगे। तो स्टेप 1 2 3 4 हेंस स्टेप 4 इज RDS। RDS समझ में आया? मुझे एक बात बताओ, अगर 4.5 4.5 ले रहे हैं तो ये स्टेप स्लो है, 6 ले रहे हैं तो ये स्टेप स्लो है। जब तुम लेबोरेटरी में जाते हो, कोई प्रोडक्ट बनाने का प्रयास करते हो, तो क्या तुम सोचते हो कि रिएक्शन स्लो होनी चाहिए? नहीं, हम रिएक्शन में प्रोडक्ट अच्छे रेट से पाना चाहते हैं, इसलिए हम ना तो 4.5 लेंगे ना 6 लेंगे, हम इसके बीच की एक पीएच वैल्यू लेंगे ताकि ये वाला स्टेप भी आपका क्या हो जाए, बोलिए, स्पीड अप, और ये वाला स्टेप भी स्पीड अप हो जाए, यानी कि ऑप्टिमाइज किया गया है। और इस रेंज में आरडीएस नहीं बताया जा सकता। हम या तो इस किनारे पर आरडीएस बता पाएंगे या इस किनारे पे जैसे बताया, लेकिन इसके बीच में अगर मतलब 5.5 पर कितना होगा, हमें क्या पता, 5.4 पर हमें नहीं पता, टर्मिनल्स पर पूछेगा ही नहीं कोई, टर्मिनल पर ही पूछेगा। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट उधर लगा हुआ है। अब एक मजेदार पॉइंट है जो अभी मैं इस पे लिखूंगा, मजेदार पॉइंट है जो मैं अभी इसमें लिखूंगा। पॉइंट्स बहुत सारे आएंगे, 5th आएगा, 6th पॉइंट आएगा, सब मैं लिखूंगा, ठीक है? तो चलो कुछ क्वेश्चन से चालू करते हैं। ये देख लो आप, ये रिएक्शन मैकेनिज्म नोट के पॉइंट, ठीक है? अब मैं आपको इसमें क्वेश्चंस करा दूंगा, ये डालो मैं क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, ठीक है? नोट में मैं पॉइंट दिखा दूंगा क्वेश्चंस के। शॉर्टकट तो पता है यार, वाटर निकालना है बस। आइए चलिए क्वेश्चंस करते हैं कुछ। लुक एट फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज पीएच सीएचओ, क्लियर? और ये मैंने आपको दिया CH3, जेड मैंने क्या ले लिया, मिथाइल। बाकी यहाँ पर पीएच वीएच सब है यार, और 0.5 से 6 के बीच का है। कर लोगे? आसान है यार। मैंने यहाँ पर क्या किया, आप देखना, मैंने यहाँ OH ले लिया, जेड की वैल्यू आप अगर देख रहे हैं, ये राइट वाला जेड है, ये वाला सही है, वही बदल रहा हूं मैं, बाकी सब कुछ सेम, वही बदल रहा हूं, बाकी सब कुछ सेम। सारे लोग देखते हैं, ये देखो मैंने जेड को NH2 ले लिया, दो NH2। ओके, एक काम करते हैं, एक H हटा के मैं बेंजीन लगा लेता हूं। अरे यार आपको बस उतना ही देखना है, उससे ज्यादा जेड, ये राइट वाला जेड है, राइट वाला। लुक एट क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर है NH2, सेम चीज ले रहा हूं मैं, बस मैं एक काम कर रहा हूं, इसके 2 और 4 पोजीशन पर मैं NO2 लगा दे रहा हूं, 2 और 4, उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, राइट वाला जेड है, जेड वैसे ही रहेगा आंसर में। मेरे भाई ऐसे में बहुत सारी रिएक्शंस लिख सकता हूं। लुक एट वन मोर रिएक्शन, और इसे आपको ढूंढना पड़ेगा आपकी बुद्धि से, मतलब बुद्धि लगानी पड़ेगी, क्योंकि इस कंपाउंड में देखो यहाँ 2 NH2 थे, ये दोनों सिमेट्रिकल है, तुम चाहे ये वाला इधर लो या वो वाला इधर लो, बात बराबर है। बट इन दिस कंपाउंड 6 ये NH2 और ये NH2 अलग अलग है, तो आपको सोचना पड़ेगा कौन सा NH2 एक्चुअली रिएक्शन करेगा और कौन सा NH2 जेड का हिस्सा होगा, ये सोचना पड़ेगा। चलिए अब यार ये सारी रिएक्शंस में एक्चुअली बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं है, आप खटाखट सबके आंसर बना सकते हो। अंडा वही पुराना, तुम्हारा बहाना, जल निकाल दो, क्या निकाल दो? जल। मेरे भाई जल छोड़ देगा, आंसर क्या है आपको? EH CH डबल बॉन्ड NCS। अब वो अलग बात है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर रहा है, कितने होंगे, 2 होंगे, वो सब आप बताते रहिएगा। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? इमाइन
सी डबल बॉन्ड एन को क्या बोलते हैं? इमाइन रिएक्शन। खटाखट रिएक्शन हो रही है भाई साहब, देखो देखो सारे देखो, खटाखट रिएक्शन, ठीक है। ऐसे अगली रिएक्शन कर लो, अगली रिएक्शन में भी क्या होगा ये देखिए, आंसर बताइए क्या है? पीएच सीएच। अरे ग्रुप पता है कौन सा है? ऑक्साइन। ऑक्साइन डबल बॉन्ड एनओएच को क्या बोलते हैं? ऑक्साइन। अरे कर लोगे दोस्त, हाँ तो बोल दो कि सर हो जाएगा, रहने दो, लेकिन तुम लोग कहां बोलने वाले हैं? ऐसे कर जेड इसका ये इसका ये इसका सारे कंप्लीट कर लेना पूरे के पूरे। पीएच सीएच डबल बॉन्ड एन एनएच, और ये पीएच लिख सकते हैं, फिनाइल बना। यहां पर भाई साहब जेड तो ये बड़ा वाला है आप जैसा, ये है जेड, तो आंसर बना दीजिए, अपन तो इधर वाटर निकालेंगे, बस जेड वैसे ही रखना। हो गया पीएच सीएच डबल बॉन्ड एन एनएच। सारे लोग देखिएगा, ये NO2 है, ये NO2, ठीक है। भाई आप सोचते रहिए, अभी हम कर लेंगे मेरे भाई। इस रिएक्शन में नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट। यहां जो कंपाउंड्स हैं, रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के नाम भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नाम नहीं पता है तो ये भी आपको प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। आइए मैं जैसे आपको नाम बताता हूं। NH2 क्या होता है? जैसे इसका नाम तो सबको पता है, मिथाइल एमीन। क्या नाम है बताओ भाई लोग? मिथाइल, और इसका नाम क्या है? एमीन। वैसे इसका नाम OH हाइड्रोक्सिल, OH की वजह से वो हाइड्रोक्सिल, और NH2 क्या है? एमीन। मेरे भाई NH2 को बोलते हैं हाइड्रोजीन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजीन। तो मेरे भाई ये भी था तो हाइड्रोजीन ही, बस क्या आ गया? फिनाइल। क्या आ गया मेरे भाई? फिनाइल। पूरा नाम क्या हो गया? फिनाइल हाइड्रोजीन। मेरे भाई ये क्या था? ये था तो फिनाइल हाइड्रोजीन, बट उसमें 2 और 4 पोजीशन पर, ये था तो फिनाइल हाइड्रोजीन, 2 और 4 पोजीशन पर क्या लगा दिया? NO2। तो क्या ये आपको 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन लग रहा है या नहीं लग रहा? 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। बोलो सारे बोलो मेरे भाई प्यार से, इसे 2,4 DMP बोलते हैं। 2,4 DMP, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। इसका एक और नाम है ब्रडीज रीजन। क्या नाम है भाई? ब्रडीज रीजन। ब्रडीज रीजन। मेरे भाई ये रिएक्शन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी ये सबसे इंपॉर्टेंट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट। क्या है नया, क्यों है इंपॉर्टेंट? 2,4 DMP जो है, इसे हम ब्रडीज रीजन भी बोलते हैं, ये दरअसल कलर्ड प्रोडक्ट देता है। ये कलर्ड होता है, ये कलर्ड प्रेसिपिटेट, ऑरेंज येलो रेड, ये कलर्ड आते हैं। तो ये रिएक्शन को हम प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं। दैट्स व्हाई इस रिएक्शन के भाव इतने बढ़ जाते हैं। और ये वाली रिएक्शन की इंपॉर्टेंट, कौन सा NH2 लिया जाएगा? केवल इसके मेरे भाई जो NH2 अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा वो लिया जाएगा। इसका लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, इसका नहीं कर रहा है, आई थिंक यू जस्ट गेट इट आंसर। ये पलट के लिखना चाहिए, इसका लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, इसका नहीं कर पा रहा है, इन दोनों का कर रहा है, इसका नहीं कर पा रहा है। तो मेरे भाई आप समझ जाएंगे जो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, ये NH2 मुझे उधर लिखना चाहिए, तो मैं लिख देता हूं NH2 NH CONH2। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है कि एडवांस में पूछ चुका है। मेरे भाई इधर तो वाटर निकल जाएगा। अब आपका आंसर जो आएगा बहुत इजी आंसर। क्या है आंसर बताइए?
PH, इधर आएगा N, NH, CO, NH। मतलब भाई इसका नाम की बात करें, इसका नाम होता है सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड। ठीक है, जैसे आपने देखा आप प्रोडक्ट का नाम भी लिख रहे थे, हाइड्रोक्सिलामीन से मिला ऑक्साइड, हाइड्रोजीन से मिलता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजीन से क्या मिलता है, हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। तो फिनाइल हाइड्रोजीन से क्या मिला होगा, फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। 2,4-DNP में क्या मिला होगा, 2,4-DNP का हाइड्राजोन, हाइड्रोजीन था, हाइड्रोजीन से हाइड्राजोन मिलना तय है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 3 रिएक्शन में हाइड्राजोन मिला है, इन 3 रिएक्शन में आपको हाइड्राजोन मिला है। ध्यान से सुनना, एक छोटी से छोटी बात पर क्वेश्चन बना लिया जाता है, हाइड्राजोन। आप कहोगे लास्ट वाली रिएक्शन में क्या है, मेरे भाई सेमी कार्बेजाइड है, लास्ट वाली रिएक्शन का प्रोडक्ट कैटेगरी है सेमी कार्बाजोन, कार्बाजोन, इट्स नॉट ए हाइड्राजोन, सेमी कार्बाजोन। ये हाइड्राजोन होता है, हाइड्राजोन क्या सिंपल है, NN NN NN, इस टाइप का सेगमेंट मिलेगा। और ये आप देख लीजिए रिएक्शन आपके सामने होगी। अब कौन से पॉइंट मुझे यूज करने हैं नोट में, एक तो ये वाला पॉइंट मैं लिखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2,4-DNP, या इसका एक और नाम है ब्रेडीज रीजन, ब्रेडीज रीजन इज यूज्ड, सारे देखना, इज यूज्ड इन POC, practical organic chemistry, to what, to identify carbonyl compounds, सुनना सुनना सुनना, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। मेरे भाई कार्बोनाइल कंपाउंड अगर आपको कंफर्म करना है, कहीं कंटेनर में कंपाउंड पड़ा है और आपको पता नहीं उसमें कार्बोनाइल है या नहीं, तो आप उसमें ब्रेडीज रीजन डालो। अगर ब्रेडीज रीजन डालते हो और कलर्ड कंपाउंड आ रहा है, कलर्ड प्रेसिपिटेट आ रहा है, तो पक्का उसके अंदर C डबल बॉन्ड O है। हाँ, ये एल्डिहाइड है या कीटोन है ये नहीं बता पाएगा, ये केवल C डबल बॉन्ड O को कंफर्म करेगा, C डबल बॉन्ड O ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ओनली। टू आइडेंटिफाई C डबल बॉन्ड O कंपाउंड्स, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, एल्डिहाइड एंड कीटोन ओनली। ये इन्हीं दोनों के कंफर्मेशन के लिए यूज होता है कि वेदर एल्डिहाइड कार्बोनाइल है या नहीं, कार्बोनाइल में एल्डिहाइड है या कीटोन ये नहीं पता, कार्बोनाइल है या नहीं ये पता, ये दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक पॉइंट और है, ये हाइड्राजोन मैं ऐसे लिख देता हूं, ये सब में बना है भाई हाइड्राजोन। ठीक है, अगला पॉइंट जो है बड़ा मजेदार है, और इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। IIT जेईई ने एक बार एडवांस में जब ये क्वेश्चन पूछा तो किस तरीके से पूछा था वो मैं यहां आपको बताता हूं, देखिएगा जरा। 7th रिएक्शन, सारे लोग 7th रिएक्शन, ये है आपका डबल बॉन्ड O वाला सेगमेंट, और आपको ऐसा दिया गया NH3 NH2 NH3 प्लस, सारे लोग देखना मजेदार था, NH3 प्लस, ठीक है, और यहां था आपका I माइनस। देखो देखो देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब यार ये क्वेश्चन इससे मिल तो रहा है, मिलता जुलता तो है, लेकिन यहाँ NH2 NH2 है, यहाँ इन्होंने NH3 प्लस I माइनस और NH2 लिया है। घबराना नहीं, सेम आंसर बनाना है, सेम आंसर बनाना है। ये NH2 कंडेंस हो गया, वाटर निकल गया, N जगह नहीं है इसलिए मैंने इधर घुमा दिया, NH2। आप इसे बनाएंगे सेम आंसर। अब आप कहोगे ये है क्या, ये है क्या, मेरे भाई यही समझना है आप, ये सॉल्ट है विद HI, सॉल्ट है विद HI। क्यों लिखा गया है ये इंपॉर्टेंट, दरअसल सुनना एक मजेदार चीज, हाइड्रोजन कैटेगरी के साथ एक समस्या होती है, इनमें नाइट्रोजन लोन पेयर लेकर खुले में घूमते हैं,
अब मेरे भाई दुनिया में जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वो चीज आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो मेरे भाई हाइड्रोजीन कैटेगरीज ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से, रिलेटिव है, सब कुछ रिलेटिव है, ऑक्सीडाइज होने का खतरा रहता है। इसलिए लेबोरेटरी में जब कंटेनर में हम इसे रखते हैं, लेबोरेटरी में जब हम इसे कंटेनर में रखते हैं, तो हम साथ में इनऑर्गेनिक एसिड HX, HCl, HBr या HI डाल देते हैं और वो सॉल्ट फॉर्म में पड़ा रहता है। सॉल्ट फॉर्म में ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी नहीं होती। मैं लिख रहा हूं यहां पर, सिंस, ध्यान से देखेंगे सारे, हाइड्रोजीन hydrogens are very sensitive towards oxidation। सही बात है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस है। Hence always, यहां पर लाइन खींच के लिख रहा हूं, always stored in form of their salts with inorganic acid। इनऑर्गेनिक एसिड के साथ सॉल्ट फॉर्म में यूज करते हैं। बाकी वो लेबोरेटरी की चीज है कि इससे फिर HI कैसे निकालते हैं, वो सब आपकी टेंशन नहीं है। लेकिन वो डायरेक्ट लिखा जा सकता है, जो कंटेनर में उन्होंने रखा था वो डायरेक्ट लिखा जा सकता है। आपको सेम रिएक्शन करनी है, उसी तरीके से आंसर बनाना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ऐसा आईडी पूछ चुका है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट नहीं, 18 बटा आंसर। सात रिएक्शन हमने की है इसमें, और रिएक्शन है जो आप अपने घर ले जाएं, ठीक है, थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में करते रहिएगा, अच्छा लगेगा। आइए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10th ओके, सेम कॉन्सेप्ट पर अगर मैं आगे चलता हूं, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड, तो मैं आपको देता हूं NH2 NH2। आप समझ रहे हैं, दो हैं तो इधर भी दो हैं, बुद्धि लगाना, 11 प्लस NH2OH, बुद्धि लगाना, पेंसिल से करना, 6 लाइन का गैप करना, पेंसिल से करना, 6 लाइन का गैप करना। 12th पर चलते, 12th में ये देखिए मैंने क्वेश्चन दिया, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और ये है अमोनिया एंड H प्लस, वही है NH2ZN pH 4.526। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अमोनियम कार्बोनेट एंड डेल्टा, सेम चीज है, NH3H प्लस अमोनियम होगा, दिस यहां लिखना H2S डेल्टा। उसी से मॉडिफाइड रिएक्शंस हैं, तो आप प्रयास करिएगा सारा, बेटा प्रयास करना, खाली मत बैठना, बैठोगे खाली हाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, याद रखना। और इधर है अमोनिया H प्लस, अमोनिया एंड H प्लस। ये कुछ क्वेश्चंस NH2Z पर जो पढ़ा है हमने आज, तो उसे कर लीजिएगा। एक बहुत सिंपल सा सेगमेंट और है जो आप खुद सोच लीजिएगा, वो सेगमेंट ये है भाई कि अगर मैं आपको
ये दे देता हूं, ध्यान से देखेंगे सारे लोग देखिएगा, ये CH3, ये C डबल बॉन्ड, ये CH3, और मैं नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन तो दे रहा हूं, लेकिन मेरे भाई अब 2 जेड है, जेड अलग अलग है, और सेम कंडीशन है भाई, pH 4.526। मेरे भाई मैकेनिज्म के नाम पर आपको कुछ नया थोड़े करना है, एवरीथिंग इज सेम। अगर तुम्हें याद हो कि हमने कैसे किया था, आज ही किया है, भूल थोड़े सकते हो, भूल गए हो क्या? पहले H प्लस क्या बढ़ाएगा? इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाएगा। फिर मेरे भाई NHZZ डैश का नाइट्रोजन अटैक करेगा। अगर आपको याद हो तो पिछली मैकेनिज्म में एक हाइड्रोजन जो था उसे यहां मैंने Z डैश बना दिया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नया क्या मिलने वाला, यहाँ OH, यहाँ N, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म की, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म। देखिए फिर ये क्या छोड़ देगा, H प्लस। और अब मैंने आपसे पूछा था बताओ H प्लस कहां जाएगा, सारे लोग देखना, मैंने पूछा था बताओ H प्लस कहां जाएगा, तो क्या जवाब दिया था आपने? नाइट्रोजन या OH? नाइट्रोजन पे मैंने इसलिए मना किया था कि अगर तुम H डालोगे तो रिएक्शन वापस जाएगी, तो तुमने OH पे करा दिया था। और बताओ OH पे जाते ही सारे लोग देखना, ये CH3, ये OH2 प्लस, और ये NZZ डैश। बताओ अब होगा क्या? वाटर निकलेगा। मेरे भाई यही समझना है, यही समझना है। जब वाटर निकलेगा तो इस कार्बन पर क्या आएगा? प्लस। अब नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एलिमिनेशन वाला केस। पहले क्या था, नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन था, तो जब इधर N ने इलेक्ट्रॉन दिया, डबल आया, तो N ने वो H छोड़ दिया था और आपका आंसर आ गया था C डबल बॉन्ड N। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर यहां प्लस आया और N ने इलेक्ट्रॉन दिया, जो कि दे रहा होगा, इधर से आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि N पर जब प्लस आएगा तो Z और Z डैश में कोई भी हाइड्रोजन नहीं। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं साफ साफ, इसके कार्बन के इस साइड पर H है, इस साइड पर H है, इस साइड पर नहीं है। तो पहले जब इधर H था तो C डबल बॉन्ड N आया था, और जब इधर H नहीं है तो C डबल बॉन्ड C आएगा। आप देख सकते हैं सारे के सारे, आप देख सकते हैं सारे के सारे H प्लस इस कार्बन से हटेगा, और आपको जो आंसर मिला है ना वो आपके सामने, ये देखिए पहले इमाइन आता था, C डबल बॉन्ड N में आता था, लेकिन ये है इन, इन एमाइन, इन एमाइन। और आपको इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस को महसूस करना पड़ेगा। मैं इसे यहां लिख सकता हूं, हमारा सेकंड सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है, रिएक्शन विद सेकेंडरी अमीन। आप देख सकते हैं रिएक्शन विद सेकेंडरी अमीन, ये आपने रिएक्शन की है, अभी अभी रिएक्शन की है आपने, और आप देख सकते हैं इनेमाइन, इनेमाइन मिलता है, कार्बोनाइल गिव्स इनेमाइन। मजेदार चीज देखने के लिए तैयार हो जाओ, कार्बोनाइल होता है इलेक्ट्रोफिलिक और इनेमाइन है न्यूक्लियोफिलिक। एक इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल में बदल दिया। एक ने कहा आपको कैसे पता है न्यूक्लियोफाइल है? एल्कीन न्यूक्लियोफाइल ही होता है, एल्कीन न्यूक्लियोफाइल ही होता है। मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप देखें, और इसके 2 क्वेश्चन ले लीजिए जो आप अपने घर से करके लाएंगे, ठीक है? आपने नंबर सेम ही कर लिया, ये 15 क्वेश्चन, और बस आपको 16 और 17 को देता हूँ जो आप अपने घर से करके लाएंगे, ठीक है? अपने घर से कर लीजिए। 16 डबल बॉन्ड NH H प्लस एंड 17 H प्लस से यहाँ P बनेगा, P पर मैंने डाल दिया CH3I, C बनेगा, और हाइड्रोलिसिस करेंगे R।
तो मेरे भाई आज हमने किए हैं दो छोटी छोटी रिएक्शंस, एक प्राइमरी अमीन के साथ कार्बोनाइल की और एक सेकेंडरी अमीन के साथ कार्बोनाइल। अच्छे अच्छे नोट्स बनाइएगा, होमवर्क सीट का कर लीजिएगा।